नमस्कार, मैं हूं मोनेश और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। भारत में डर का माहौल है। आप इशारा समझ रहे होंगे किन लोगों के लिए, और वो तथाकथित जो अल्पसंख्यक समाज है वो इस चीज़ को सब पे हावी करना चाहता है कि ये डर वाकई में है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या ये डर आपने भी कहीं महसूस किया है कि उस समाज में ये डर बना हुआ है, या वो परिवर्तन हुआ है जो हम कल्पना करते थे कि एक आदर्श सरकार आए और वो परिवर्तन लाए जो सभी के लिए एक समान विकास और शासन की व्यवस्था हो, वो भी आपने देखा है क्या? इसको दो भागों में, संविधान, सत्ता और सरकार का डर होना ही चाहिए। जी। और देश का शासक जब ईमानदार हो तो उसका डर प्रत्येक व्यक्ति के मन में हो कि हमने किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया तो हम मसल के फेंक दिए जाएंगे, सरेआम फांसी चढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में जो लोग ये बात उठा रहे कि भारत में डर का माहौल है, इनका इतिहास क्या है? ये बात कहने वाले 10 साल उपराष्ट्रपति इस देश के रहे डॉक्टर हामिद अंसारी जी। हामिद अंसारी के खानदान का एक लड़का है मुख्तार अंसारी, जो पूर्वांचल का बड़ा माफिया है जी। भारत में डर का माहौल है, ये बात करने वाले हामिद अंसारी जैसे लोग ईरान के अंदर भारत के राग जासूसों की हत्या कराते हैं। ये वो लोग हैं कि जो दुनिया के विभिन्न दूतावासों में राजदूत के नाते काम किया। इन्होंने भारत में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रहे, भारत में 10 वर्षों तक लगातार उपराष्ट्रपति रहे। और ऐसा आदमी अगर देशद्रोही गद्दार यह कहता है कि भय का माहौल है, तो यह भय का माहौल इस देश के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, लोकतंत्र का इससे बड़ा माखौल आप क्या उड़ाओगे कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में बने संविधान की हत्या करके एक समय देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कि लोकसभा फूलपुर से अतीक अहमद सांसद होता है, एक माफिया अपराधी गुंडा, और सिवान राजेंद्र बाबू की लोकसभा से उनके जन्म स्थान के क्षेत्र से एक माफिया मोहम्मद शहाबुद्दीन सांसद होता है। और दोनों के मध्य में जरा सीक्वेंस देखिए कि मुख्तार अंसारी जैसा गुंडा जो हामिद अंसारी का भतीजा है, ये पल्लवित पुष्पित होता है। और आज हामिद अंसारी अपने मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए जो पंजाब की कांग्रेस की सरकार है, पूरी ताकत लगाए पड़ी है कि पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश में आ सके। भय का माहौल वालों बताते हैं आमिर खान जैसे लोग कि जिनकी बीबी कहती है कि डर का माहौल है, और आमिर खान मिलते किससे है तो टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से। वो टर्की का राष्ट्रपति जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है, पाकिस्तान के साथ तालमेल बिठाता है, वो शाहरुख खान जिसकी पत्नी कहती है कि भारत में डर का माहौल है। आमिर, शाहरुख, सलमान, इन खानों ने बॉलीवुड के अंदर मुंबई को ड्रग्स रैकेट का अड्डा बना करके रख दिया। नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों ने, ये सारे नशेड़ियों ने मिलकर के मुंबई में आज एनसीबी के छापों से आपको क्या दिखने लगा है? किस तरीके से नशे की जकड़ में एक युवा कलाकार सुशांत राजपूत की हत्या कम आत्महत्या के विषय को कैसे सबूतों को मिटा करके वहां की राज्य सरकार तक ऐसे विषयों में इन्वॉल्व होती है। और अगर ऐसे लोगों के बीच इस देश में 3.5 करोड़, दुनिया के 90% देश की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। पूरे दुनिया के यूएनओ में रजिस्टर्ड जितनी कंट्रीज हैं, इजराइल जैसा देख तो करोड़ में भी नहीं है, लाख में उसकी आबादी है, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। और हिंदुस्तान ऐसा अभागा देश है कि जहां 3.5 करोड़ घुसपैठिए रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशी तक इस देश में आपके बनाई व्यवस्थाओं के अंदर मलाई काट रहे हैं। आप कल्पना करिए कि रोहिंग्या कहां से चले थे? बर्मा से। जरा बर्मा, म्यांमार आप भारत के नक्शे में देखिए कहाँ है। वहां से जम्मू कश्मीर तक जाने के लिए 3-3.5 हजार किलोमीटर की यात्रा में कौन सा ऐसा प्री प्लान्ड इकोसिस्टम है जो ट्रेन के अंदर उनके खाने की, टिकट की सारी व्यवस्था करके, एक बच्चा गर्भ में, एक बच्चा हाथ में,
और ये जम्मू में जो हिंदू बहुल विधानसभाएं थी, ऐसी विधानसभाओं के अंदर प्री प्लान्ड बसाया जाता है। रोशनी एक्ट की आड़ में 25,000 हेक्टेयर जमीन वो मुसलमानों को रातों रात दे दी जाती है। और अगर ये सारी चीजें प्रकाश में आने के बाद ये खत्म किया जाता है तो हामिद अंसारी जैसे लोग, मेरे शब्दों में एक शब्द राण रुदन, साहित्यिक शब्द में उसको विधवा विलाप कहते हैं, कि ये विधवा विलाप करते हैं ऐसे लोग कि भारत में डर का माहौल है। ऐसा डर का माहौल रहना चाहिए कि अपराधी अपराध न कर सके। नरेंद्र मोदी से आने से पहले ट्रेन में बम विस्फोटों की घटनाएं तो बहुत सुनी होगी। मुंबई से लेकर के जम्मू के रघुनाथ मंदिर तक के विस्फोट, कौन कौन सा ऐसा शहर था आए दिन जो है विस्फोटों का सेलिब्रेशन आतंकवादी नहीं करते थे। अब वही विस्फोट पलट के क्वेटा पेशावर में होने लगे, कराची में होने लगे। तो ऐसा भय का माहौल तो हम हिंदुस्तानियों के लिए मुफीद है, जरूरी है। एक डर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जो देश विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं उसको रोका जाए। गुरुजी आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल मेरा अगला ये है कि भारत के दो बड़े मुद्दे जो 6 साल के दरमियान बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल आप उसे कहें शांतिपूर्ण तरीके से उसे रिजॉल्व कर दिया गया। एक मुद्दा है राम मंदिर का और दूसरा है कश्मीर का। इसे आप कैसे देखते हैं और इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट जो बातें होती हैं, इसके फेवर में आप कैसे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हुआ है वो पूरी तरीके से संवैधानिक तौर तरीके से ही उसको किया गया है, फिर भी इसका विरोध हो रहा है? एक होता है लोकतंत्र और एक होता है लाठी तंत्र। लाठी तंत्र में 500 की भीड़ 5,000 के मोहल्ले को बंधक बना लेती है जी। यह देश तो ऐसे इतिहासों का साक्षी है कि 16 घुड़सवारों को लेकर के बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर में बदल दिया। और बिहार आज भी वह अभागा राज्य है कि जो बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर जंक्शन है जी जी जी, बख्तियारपुर नगर का नाम है जी। तो और 600 घुड़सवारों के साथ महमूद गजनवी ने गुजरात में सोमनाथ के साथ कई और भी मंदिर तोड़ डाले। उसमें बिल्लेश्वर महादेव का भी मंदिर था, उसने तोड़ा। तो ये जो लाठी तंत्र के नाम पे बंधक बनाने की प्रक्रिया है, लोकतंत्र को ऐसे में संविधान कोलैप्स हो जाता है जी। भारत की आम जनता ने चुन करके सभ्य तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी और संविधान के उन्हीं अनुच्छेदों का प्रयोग करते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले से श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आया जी। अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो यह निर्णय शायद नहीं आता। ये चाहती नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमान जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक इनका काम बनता नहीं। मसले सॉल्व होने चाहिए, ये कभी इनकी प्रकृति में नहीं जी। और जम्मू कश्मीर के बारे में तो लोग सपनों में नहीं सोच सकते थे। हम जैसे लोग लगातार मंचों पे बोलते थे जी। लेकिन अंतर्मन में एक भय था, क्या कश्मीर का मसला कभी हल होगा? अरे आज तो हम अपने दुश्मन में पाकिस्तान को चींटी के बराबर भी गिनती नहीं करते। जब मन करे तब 2 थप्पड़ मार के चले जाए। अब तो हम ये सोचते हैं कि पीओके हमारे पास कब आएगा जी। बिल्कुल 4 महीने 6 महीने, ये भी वर्षों की गणना में नहीं है पीओके हमारे पास आने के लिए। तो हम सोचते हैं 4 महीना 6 महीना, ऐसे सपने देखने लगे। अन्यथा जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे, इसकी कीमत पे हम आतंकवादियों को बिरयानी खिला रहे थे। ये 2-3 परिवार, गुलाम नबी आजाद, ये क्या बोलते हैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इसका बाप साहब शेख अब्दुल्ला, और उधर मुफ्ती मोहम्मद सईद, इसकी बेटी महबूबा मुफ्ती, इन्हीं लोगों को ये रूबिया सईद का अपहरण हुआ। इसकी कीमत पर आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। सर्वसम्मति सर्वदलीय फैसला था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने कहा कि नहीं, झुक गए अटल बिहारी वाजपेयी। तो कम से कम नरेंद्र मोदी तो ऐसे झुकने वाले प्रधानमंत्री नहीं जी। इस तरीके के विषयों से, इस नाते हमें ये देख के चलना चाहिए कि जो मुद्दे हमारी प्राथमिकता में हों, देश हित में हैं,
एक सिनेमा हॉल में 1000 लोग सिनेमा देख रहे हैं, 2 गुंडे बंधक बना लेते हैं। विमान अपहरण 3 से 4 आतंकवादियों ने मिलकर कर लिया। तो देश रूपी विमान का अपहरण करने के लिए क्या 5-10 हजार लठैत टिकट टाइप, किसी को किसान आंदोलन के नाम पे, कभी किसी को पटेल आरक्षण के नाम पर, कभी दलित हत्या के नाम पर, कभी जिग्नेश मेवानी, कभी हार्दिक पटेल, कभी रोहित वेमुला के नाम पर, कभी चंद्रशेखर रावण के नाम। इस देश को हम बंधक बनता हुआ लाठी तंत्र, लुक्का तंत्र देखते रहेंगे क्या? हम सभ्य देश के सभ्य नागरिक हैं, लोकतांत्रिक विधि से सरकार चुनी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम मूक दर्शक हैं। अगर आप सिविल वार की परिस्थितियों में जाना चाहते हो तो हम भी 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। फिर ये मत कहना कि भाई का माहौल है, हम लात खा रहे हैं। इसके लिए भी तैयार रहो, सत्ता और सरकार को, इसलिए कि अभी जब सारी संवैधानिक ताकत उनके हाथों में है तो एक शब्द है क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कि कानून अपने हाथ में लेना। तो सभ्य समाज कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेता। लेकिन जब आप गोधरा के अंदर ट्रेन जलाते हो और गुजरात जब होता है 2002 का, तब आप पूरी दुनिया में विधवा विलाप करते हो। तो यह भी ध्यान रखो, आप गोधरा करोगे, क्रिया की प्रतिक्रिया गुजरात के रूप में होगी। उसी रूप में जब आप मुजफ्फरपुर में जाट बेटियों की इज्जत लूटोगे तो मुजफ्फरपुर के दंगे में जब मारे जाओगे तो चिल्लाते मत भागो 2013 में। इस नाते हमें यह समझना चाहिए, सभ्य समाज में ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो दोनों हाथ से ताली बजाने की निहित शर्तें हैं। इन शर्तों को सभ्य समाज, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था में हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। आप चुनाव हारे हो, इस बात को स्वीकार करो। आप अपनी बात जनता के बीच समझा लेना, समझा करके सत्ता में आना, कानून पलट देना। लेकिन सड़कों पर नंगा नाच ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो ये थे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। अगले एपिसोड में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।